नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बाल आजीएस हिंदी क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं, यूपी के मुख्यमंत्री ने घोषणा किया है कि 2 लाख वैकेंसीज बहुत जल्द निकालेंगे और उन 2 लाख वैकेंसियों में आपके जो है प्राइमरी वर्ग की वैकेंसी आना है। और प्राइमरी वर्ग का जो सिलेबस होता है उसमें बाल मनोविज्ञान बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, जो कि 30 क्वेश्चन बाल मनोविज्ञान के आते हैं। और आपका यूपी टेट जब सुपर टेट का एग्ज़ाम होगा उसके पहले यूपी टेट ज़रूर आएगा और यूपी टेट में 30 नंबर बाल मनोविज्ञान के आते हैं। तो दोस्तों, उसी के परिप्रेक्ष्य में देखते हुए हम आज से बाल मनोविज्ञान की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चनों को देखेंगे, जो कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं। अभी तक जितने यूपी टेट के पेपर हुए हैं उसमें जो बाल मनोविज्ञान के जितने सारे पेपर आए हैं, सारे पेपर को मैं करवाऊंगा दोस्तों। आज का पेपर 2018 का पेपर दोस्तों है। इसी प्रकार से जितने भी सारे पेपर होंगे, सारे पेपरों को हम आपको लेके आएंगे सामने। उसके बाद फिर आपके बाल मनोविज्ञान की क्लास चलेगी। आप लोग ये देखिए कि यूपी टेट किस प्रकार से यूपी में पूछी जाती है, इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, आप इसको देखिए। उसके बाद हम हिंदी का भी सेट लेके आएंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपने इस क्लास को। और यूपी टेट एग्ज़ाम होना तय है, क्योंकि हमारे सीएम साहब ने भी जो है घोषणा किया है कि मैं वैकेंसी जरूर निकालूंगा। उन्होंने मंच से घोषणा किया है, तो बहुत जल्द वैकेंसी आने वाली हैं। इसलिए अब इस पर हम फोकस करेंगे, यूपी टेट। और ये क्लास हमारी यूपी टेट, सी टेट और यस टेट और बिहार टीआरई 4th के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं क्वेश्चनों को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए, बाल मनोविज्ञान। ये भाग 1 में आता है। पहले ही आपको भाग एक में बाल मनोविज्ञान और शिक्षण संबंधित क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि 2018 में आया हुआ था, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या होता है। दोस्तों, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या होता है, आप लोग इसमें देखिए। पहले इसमें कौन कौन से ऑप्शन आते हैं संज्ञानक वर्ग में, तो आप देख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले क्या आता है दोस्तों, ज्ञान आता है। सबसे पहले क्या आता है, ज्ञान आता है, फिर अवबोध आता है, फिर अनुप्रयोग आता है, विश्लेषण और संश्लेषण और मूल्यांकन। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। और संज्ञानात्मक जो हमारा होता है दोस्तों, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन संगठनात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। यह प्रणाली सरल से जटिल तथा मूर्त से अमूर्त की ओर है दोस्तों। सरल से जटिल और मूर्त से अमूर्त की ओर है दोस्तों। ये किसने प्रतिपादित किया था, ये हमारे ब्लूमबर्ग द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इनमें 6 स्तर होते हैं। किसके द्वारा दोस्तों, ब्लूमबर्ग के द्वारा। प्यारे दोस्तों, ब्लूमबर्ग के द्वारा प्रतिपादित किया था। इसमें हमारे 6 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं दोस्तों, 6 स्तर होते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा डी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। यह प्रणाली सरल से जटिल तथा मूर्त से अमूर्त की ओर है। ब्लूम द्वारा ज्ञानात्मक क्षेत्र को 6 स्तरों में इसी क्रम में वर्गीकृत किया गया। देखिए, आपका ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन है दोस्तों। चलिए, ये दोस्तों क्वेश्चन आपका जो है घटना चक्र से लिए गए हैं। आप लोग इसको देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि प्रीवियस के क्वेश्चन हैं। चलिए अगला है, निम्न में से कौन से अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। बताइए दोस्तों, अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा दोस्तों, आपके इसमें आंसर्स दिए गए हैं, लेकिन अगला सेट जो आएगा उसमें आपको आंसर्स नहीं मिलेंगे। तो आप लोग इसको आज रजिस्टर कर लीजिए। अगले दिन से जो मैं आपको क्लास दूंगा उसमें आपको आंसर्स नहीं मिलेंगे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है, तो बताइए इसमें कौन से अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जनतांत्रिक भी हो जाएगा, सहानुभूति भी हो जाएगा और वांछनीय सूचनाएं देने वाला भी हो जाएगा, लेकिन स्वेच्छाचारी दोस्तों नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी दोस्तों सही हो जाएगा। अब देखिए इसे समझ, स्वेच्छाचारी अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है, जबकि जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण एवं वांछनीय सूचनाएं देने वाला व्यवहार अच्छे शिक्षण की विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा सी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसने दिया था।
दोस्तों ये सिद्धांत बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इन सिद्धांतों को जानना जरूरी भी है। ये सारे सिद्धांतों के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत जो दिया था किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही हो जाएगा दोस्तों? विक्टर ब्रूम में दिया था। किसने दिया था? विक्टर ब्रूम में अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत दिया था। चलिए देखिए, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत अमेरिकी मनोवैज्ञानिक विक्टर ब्रूम ने दिया था, जबकि मास्लो ने अभिप्रेरणा की आवश्यकताओं का पदानुक्रम सिद्धांत, हर्जबर्ग ने अभिप्रेरणा का दोहरा कारक सिद्धांत था, स्किनर ने अभिप्रेरणा का सक्रिय अनुबंध सिद्धांत दिया था, जो कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? तो दोस्तों अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही होगा दोस्तों? सामाजिक अंतःक्रिया, वैयक्तिक व्यवहार प्रबंधन। तो हमारा ऑप्शन नंबर सूचना प्रक्रियान हो जाएगा, जो कि अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान परिवार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, अग्रिम व्यवस्थापक का प्रतिमान सूचना प्रक्रियान परिवार से संबंधित है, जबकि सामाजिक अंतःक्रिया, वैयक्तिक और व्यवहारिक परिमार्जन अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान से संबंधित नहीं है। अगला दोस्तों, कौशल के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? तो कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है बताइए दोस्तों? रेखीय क्रम, अभिक्रम, शास्त्रीय अभिक्रम, कौशल अंतरण एवं गति है, या न कि उद्देश्य है, तैयारी और अर्जन। बताइए ऑप्शन नंबर क्या सही होगा दोस्तों? तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा, कौशल अंतरण का एक गति है, न कि उद्देश्य। तो ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों सी सही हो जाएगा। देखिए, कौशल अंतरण एक गति है, न कि उद्देश्य, अर्थात छात्र सरल से कठिन की ओर सीखते हुए बढ़ता है, अतः कौशल स्थानांतरण के लिए विकल्प सी दोस्तों सही होगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? बताइए, शिक्षण का सूत्र कौन सा नहीं है इसमें? तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही होगा दोस्तों? तो ये आपका अनिश्चित से निश्चित की ओर भी है, दृश्य से अदृश्य की ओर भी है, सरल से कठिन की ओर भी है, लेकिन निगमन से आगमन की ओर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए, निगमन से आगमन की ओर शिक्षण सूत्र नहीं है, जबकि शिक्षण सूत्र निम्नलिखित हैं। ये सारे शिक्षण सूत्र आते हैं दोस्तों, इनको आप याद कर लीजिए। हमारा है सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, अमूर्त से अमूर्त की ओर, और प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, अनुभव से सिद्धांत, अनुभव सिद्ध से तर्क की ओर, और वैज्ञानिक से तार्किक की ओर, और पूर्ण से अपूर्ण की ओर तथा अनिश्चित से निश्चय की ओर होते हैं। ये सारे हमारे सूत्र हैं, इनको याद करना जरूरी है दोस्तों। तो चलिए, अगला है, शिक्षण सूत्र क्रम का प्रथम पद होता है। बताइए क्या होता है? शिक्षण सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद दोस्तों होता है, क्या होता है बताइए? तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? ये होता है योजना बनाना। कोई भी शिक्षण कार्य हम करेंगे, सबसे पहले योजना बनाएंगे, तो उसका पहला चरण क्या होता है दोस्तों? योजना बनाना। योजना के बगैर हम कोई काम नहीं कर सकते, तो पहला चरण ही योजना होता है, तभी हम कोई काम स्टार्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों बी सही हो जाएगा, जो कि शिक्षण सूत्र का चक्र में पहले चरण में आता है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए, शिक्षण सूत्र का जो है कौन कौन से क्रम होते हैं? पहला आपका होता है शिक्षण, पाठ्य योजना बनाना, फिर दोस्तों क्या होता है? शिक्षण होता है, प्रतिपुष्ट होता है, पुनः पाठ्य योजना होता है, और पुनः शिक्षण होता है, और पुनः प्रतिपुष्ट होता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए, निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल नहीं है? तो ये कौन सा शिक्षण के में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर क्या दोस्तों सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा प्यारे दोस्तों डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अवबोध और अन्वेषण अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है। शिक्षण के 3 स्तर होते हैं, कौन कौन से? स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, चिंतन स्तर। स्मृति स्तर के शिक्षण में संकेत अधिगम, श्रृंखला अधिगम को शामिल किया जाता है, और दोस्तों अवबोध स्तर के शिक्षण में अन्वेषण को शामिल किया जाता है दोस्तों, और चिंतन स्तर के शिक्षण में आलोचनात्मक एवं मौलिक चिंतन को शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब क्या होगा बताइए? इसमें क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों सही होगा, जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, ये भी सही है। स्थानीय संदर्भ उपलब्ध हो, ये भी सही है। अध्यापकों के पास संसाधन और
प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। तो ऑप्शन नंबर हमारे तीनों सही है। ऑप्शन नंबर हमारा डी में आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए शैक्षिक सुधारों के प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव है जब खंड एवं संकुल सभी केंद्रों को भागीदारी बढ़े, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो तथा अध्यापकों के पास संसाधन और प्रशासनिक सामग्री भी मौजूद, स्थानीय स्तर पर ग्राम शिक्षा समिति और महिला संगठन और गैर सरकारी संगठन इत्यादि की दोस्तों सक्रिय सहभागिता बढ़े, तभी जो है ये संभव है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा दोस्तों सही हो जाएगा। एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा यह अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? तो बताइए। तो क्या हो गया? ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों ध्वनि संवेदना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए जब एक छात्र पढ़ रहा होता है, उसका नाम लेकर किसी के द्वारा बुलाया जाए तो वह ध्वनि संवेदना द्वारा अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा। जैसे कि कोई बुला रहा है कि यहाँ हो या आप कौन हो, या इस तरह से कोई भी बुलाएगा तो आप सबसे पहले आवाज़ निकालोगे कि हाँ मैं यहाँ पे हूँ, मैं ये हूँ, इस प्रकार से जो है ये कहेगा। तो क्योंकि पढ़ते समय उसका ध्यान अपनी पाठ सामग्री पर रहता है, अतः वह अन्य संवेदना के द्वारा तुरंत अनुक्रिया प्रकट करने में सफल नहीं हो पाता। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों ध्वनि सही हो जाएगा। चलिए, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रिया अवस्था की अवधि क्या होती है? दोस्तों पियाजे का सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन हर बार यूपी में जितने भी बार एग्जाम हुआ है इससे क्वेश्चन बने हैं। तो पियाजे का सिद्धांत जितने भी संक्रिया काल हैं सबको याद करना बहुत ही आवश्यक है। तो इसके पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रिया काल की अवस्था दोस्तों होती है आपकी 2 साल, 2 से 7 साल होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी दोस्तों सही हो जाएगा। अग्रिम व्यवस्थापन, चलिए दोस्तों, चौमस्की भाषा के विकास से संबंधित है दोस्तों। ये देखो, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रिया अवस्था की अवधि 2 से 7 साल होती है। संज्ञानात्मक अवस्था को 4 भागों में बांटा गया है। कौन? संवेगात्मक अवस्था जन्म से 2 वर्ष होती है दोस्तों, और पूर्व संक्रिया काल 2 से 7 वर्ष होती है। मूल संक्रिया काल 7 से 12 होती है, और औपचारिक संक्रिया काल दोस्तों 12 से 15 होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी दोस्तों सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी बाद की अवस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? तो बताइए कौन सा नहीं है? तो 12 का ऑप्शन नंबर हमारा सी दोस्तों सही हो जाएगा। भविष्य की योजना की सूझबूझ, ऑप्शन नंबर हमारा सी दोस्तों सही हो जाएगा। भविष्य की योजनाओं की सूझबूझ बाद की बाल्यावस्था की बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है, जबकि विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि बढ़ती हुई तार्किक तथा काल्पनिक भयों का अंत बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषताएं हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा ये सी सही हो जाएगा। पहले दोस्तों, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास के सिद्धांत हैं? तो इसमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास के संबद्ध हैं? कौन संबद्ध है दोस्तों? तो ये आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही जाएगा, चौमस्की संबद्ध हैं। तो दोस्तों इस सेट में हम इतने ही क्वेश्चनों को रखेंगे। अगला सेट जो लाएंगे उसमें आपको क्वेश्चंस देखने को दोस्तों मिलेंगे अच्छे से अच्छे, और सारे प्रीवियस के क्वेश्चन होंगे, और उसमें ऑप्शन भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, जो कि आपको गेस करना होगा। तो चलिए, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए, लाइक करिए। अगर वीडियो आप लोग देखेंगे तो मैं ज़रूर ही सारे प्रीवियस के क्वेश्चन करवाऊँगा। आप लोग कमेंट के बॉक्स में बताना कि मैं प्रीवियस के क्वेश्चन करवाऊँ या ना करवाऊँ। अगर करवाऊँ तो आप लोग यस लिख के भेजना दोस्तों, और कोई प्यारा सा कमेंट कर देना। इस तरह से जितने भी आपके बाल मनोविज्ञान के पेपर होंगे मैं आपको एक साथ लेके आऊँगा। इस प्रकार पर्यावरण अध्ययन के सारे प्रीवियस क्वेश्चन, क्योंकि अभी आपकी वैकेंसीज की घोषणा हुई है और अभी पहले से आप तैयारी करेंगे तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस लाएंगे, क्योंकि यूपी टेट में जितने भी अच्छे नंबर होंगे, क्योंकि अभी नया आयोग गठन हुआ है प्यारे दोस्तों, और इस आयोग में संभवतः जो इसका नियमावली बनी थी इसमें यूपी टेट से 1/4 क्वेश्चन जोड़ने की बात कही गई थी। अगर आयोग उसी प्रकार से क्वेश्चन ये मेरिट बनाती है, यूपी टेट के क्वेश्चंस जोड़ती है, तो मेरिट में अवश्य ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा, और जिसके यूपी टेट में नंबर अच्छे होंगे वो अवश्य ही बाजी मारेगा। तो
अब समय बहुत ही कम है दोस्तों। अब इस जो वैकेंसी जा रही हैं वैसे भी 5 साल बाद की आ रही हैं। आप लोग बहुत अच्छी से मेहनत करिए और अपना यूपी टेट अच्छा निकालिए, उसके बाद सुपर टेट होगा। और अगर आप यूपी टेट अच्छे से कवर कर लेंगे तो आधा आपका सुपर टेट तैयार हो जाएगा। इसमें जो क्वेश्चन आएंगे, जितने भी सिलेबस इसका यूपी टेट का होता है उसमें सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसी प्रकार से जब आप देख लीजिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन यूपी टेट में पूछे जाते हैं और उसी लेवल से आप तैयारी करिए और अच्छे मार्क्स से अपना यूपी टेट पास करिए। तो चलिए क्लास को हम एंड करते हैं। कल से मैं सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लेवल के लाएंगे और उसमें आपको आंसर देखने को नहीं मिलेंगे। चलिए, धन्यवाद।